नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। ये जो तमाम वीडियोस आपने देखे और जो भी खबरें आप सुबह से उठकर सुन रहे होंगे कि बलिया में, सिकंदराबाद में, बिहार के लखमीनिया में, कैमूर में, बरेली में और पता नहीं किन किन जगहों पर रेलवे स्टेशनों को और रेलगाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है और आगजनी हो रही है। ये सारी चीज़ें आपने देखी और लोग तो बता रहे हैं कि ये राजद वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले या कांग्रेस वाले हैं, वामपंथी हैं, फलाना, इन सब के पार्टियों के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये आग मोदी सरकार की लगाई हुई है। ये आग इसलिए मोदी सरकार की लगाई हुई प्रतीत होती है क्योंकि इन्होंने पहले भी, अगर इन्होंने शाहीन बाग को वहीं पे रोक दिया होता, किसान आंदोलन के नाम पे जो नौटंकी हुई थी उनको वहीं पे रोक दिया होता, तो आज हमें हर एक नई योजना जो राष्ट्रहित में है, संस्था के हित में है, जिसके लिए वह योजना आ रही है, तो हमें हर उस योजना के बाद इस तरह का उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता, जिसमें ये एक पैटर्न बन गया है कि कोई भी 10-20 छात्रों को लेकर युवाओं को गुमराह करके उनके हाथ में मशाल देके, उनके हाथ में पत्थर देके और सार्वजनिक संपत्ति जो है उसका ये लोग इस तरह से हाल करते हैं। अब देखिए कि अग्निपथ योजना है क्या, उसमें विवाद के बिंदु क्या है, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि किस तरह से मोदी सरकार को आखिर हर बार इस तरह का बैकलैश क्यों झेलना पड़ता है, इस तरह के विवाद क्यों उत्पन्न होते हैं, इस तरह के हिंसा की घटनाएं क्यों होती है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये पहले योजना निकाल देते हैं और बाद में जो है जब दूसरे लोग इनको गाली देते हैं या बताते हैं कि ये बात कहाँ है, वो बात कहाँ है, तब ये लोग उसमें संशोधन करते हैं। ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये दोबारा मैं शूट कर रहा हूँ 24 घंटे पहले, मतलब कल ही मैंने ये पूरा वीडियो बना लिया था और सोचा था कि शुक्रवार की शाम को हम अग्निवीर के बारे में, अग्निपथ योजना के बारे में बताते हुए उसे रिलीज करेंगे और उसमें जो जो विवाद के बिंदु में, बोन ऑफ कंटेंशन है, लोगों के प्रश्न क्या है, उसका जवाब देंगे। और उसमें मैंने चर्चा करते हुए बताया था कि सिर्फ एक बिंदु जहाँ पे मैं छात्रों के साथ था, युवाओं के साथ था, वो यह था कि 2 सालों से नियुक्तियाँ रुकी हुई थी, तीसरे साल में जाके भर्तियाँ आरंभ हुई हैं। तो इन 2 सालों में जो आपने एज का गैप दिया हुआ 17.5 से 21 साल तक के बच्चों को लेंगे, उनमें जिन बच्चों को ये 2 साल में ओवर एज हो गए हैं उनको आप एज की रिलैक्सेशन दीजिए, ये मैंने एज्यूम किया था और यही मुझे तार्किक भी लगा था। और उसके बाद मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा था, उस वीडियो में भी कहा था कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर यह कर सकते हैं तो फिर तार्किक तौर पर विवाद के लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा और बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और अपना जो अब नई भर्ती की स्कीम आई है उसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता। फिर क्या हुआ कि शाम में आते आते 11:30 बजे के लगभग में सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति आती है, उसमें बताया गया कि हाँ भाई, हम जो है लोगों को एज में छूट दे रहे हैं 1 टाइम, ये इस बार भर के लिए। इस बार भर्तियां भी पिछले 2 साल में जो जो बैकलॉग था, जितना नंबर था, उन सबको मिला के उससे अधिक ही कदाचित हो रही है, ऐसी जानकारी मुझे है। अगला बिंदु जो है, जो इनकी एक तरह से असफलता कह लें या जो भी नकारापन कह लें, वो यह है कि ये कभी भी अभ्यर्थियों के, उनके दृष्टिकोण से कभी भी योजना, मतलब ये बना लेते हैं और अभी भी आप देखेंगे कि ये जो पोस्टर, पैम्फलेट और ये सारी चीज़ें जो डिजिटल मीडिया पे ये चल रही है कि हम जो है सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, ये मिथ है, ये फैक्ट है, इस तरह के जो पोस्टर्स चल रहे हैं, उसमें अभी भी उन अभ्यर्थियों की आंखों से उनके मन में जो प्रश्न है, उनके संदेह बिंदुओं का निराकरण इन्होंने नहीं किया है। ये आधी बातें बता के आधी एज्यूम करते हैं कि वो तो पता चल ही जाएगा। उसमें क्या होता है कि लोग अब पूछ रहे हैं कि हम 10वीं जो है करने के बाद हम निकलेंगे, उसके बाद तो हम क्या करेंगे, 4 साल बाद मेरे पास कोई डिग्री नहीं रहेगी, 12वीं के बाद अगर हम गए तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं रहेगी। जबकि इस सब का
सरकार ने उसी योजना में दिया हुआ है। और ये जब आप इस योजना को बनाने वाले लोगों में, इसके लिए जो पीआर कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशंस और मीडिया में जो जानकारियां दे, उन लोगों को ये बात पता है, आम जनता तक ये बात नहीं पहुंच रही है। ऐसा सरकार क्यों करती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। किसान आंदोलन पे भी यही हुआ था, सीएए पर भी यही हुआ था कि आपके पास पूरा इतना बड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन योगेंद्र यादव आता है, ABCD ये 4 बिंदु बता के और पूरा का पूरा गेम बदल देता है। लोग आते हैं और ये हल्ला कर देते हैं कि मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है और आपको सीए पे रोक लगाना पड़ता है, और आप फर्जी का बोलते फिर रहे हैं कि नहीं कोविड के बाद हम लागू। कोविड तो खत्म हो गया, अब क्या भारत से कोविड एक्सपोर्ट होने लगे यहां शून्य होने के बाद, तब तुम लागू करोगे। तीसरा मतलब अगला बिंदु जो है कि क्यों लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वो सरकार का, मोदी सरकार का, बाकी का भी होगा लेकिन 8 साल से मोदी सरकार है, उसका सरकारी नौकरियों को लेकर नियुक्ति में जो इनका खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, वायुसेना की भर्ती की परीक्षा हो, ग्रुप सी और डी की कई नौकरियों का इन्होंने मतलब अक्टूबर 2019 में इन्होंने ऐलान किया था, रेलवे की एक एनटीपीसी नौकरी होती है, और उसमें इन्होंने पैसे ले लिए, 100 की जगह 400 रुपये शायद लिए थे या 500, और उसके बाद इन्होंने डेट तक अनाउंस नहीं किया कि परीक्षा का क्या होगा। ये 2020 के अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 1 साल हो गया तब। उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ हम परीक्षा लेंगे, उसके बाद भी 1 साल गुजर गया, 2021 का अक्टूबर आ गया। मतलब ये लोग कोरोना के नाम पे इतना खेले हैं, जब कोरोना नहीं था उसको भी इन्होंने कोरोना में इंक्लूड कर लिया है। तो इस कारण इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। इनके कई मंत्रालय जो हैं, खास करके नियुक्तियों के मामले में, वो बिल्कुल ही लचर रहे हैं। इस कारण से जब ये अच्छे काम भी करते हैं तब अविश्वास का माहौल फैलाने में जो इनके विरोधी होते हैं वो जो होता है तैयार हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। खैर, अब हम बात करेंगे अग्निपथ है क्या। अभी तक आप लोगों को थोड़ी मतलब मोटे तौर पे जानकारी मिल ही गई होगी, मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये एक स्कीम है जिसके तहत अभी तक की जितनी नियुक्तियां चल रही थी सैनिकों के लिए, जवानों के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, उनकी सारी नियुक्तियों की प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। अभी तक जो चल रही थी, जो भी जिस भी स्टेप पे है, किसी का लिखित हो गया, किसी का फिजिकल हो गया, सारी रद्द की जाएंगी और सिर्फ अग्निवीर स्कीम के तहत जो है उनको अब लिया जाएगा। अग्निवीर स्कीम के ही तहत जो पहले जो परमानेंट नौकरियां दी जाती थी, अब जो है अग्निवीर स्कीम के तहत 100 बच्चे मान लिए जाएंगे तो उसमें 25 यानी 1/4 बच्चे परमानेंट हो जाएंगे 4 साल के बाद, जो टॉप ऑफ द क्लास होंगे। 75% जो है वो अलग अलग नौकरियों के लिए प्राथमिकताएं उनको दी जाएंगी, जब 4 साल के बाद उनको 11.71 लाख का एक पैकेज, मतलब मोटे तौर पे कुछ पैसा दे दिया जाएगा कि अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई और चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें बैंक भी आपको ऋण देगी। इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। और बाकी कई राज्यों की पुलिस डिपार्टमेंट में, असम राइफल्स में, CAPF है, CISF है, इस तरह के जो अर्धसैनिक बल हैं और अन्य सुरक्षा बल हैं, उनमें जो जवानों की भर्तियां होती हैं तो उनमें आप चूँकि ट्रेंड हैं इसलिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सारे एक तरह से कहते हैं उपाय जो है सरकार ने विकल्प छोड़े हुए हैं कि जो 3/4 बच्चे आर्मी में नहीं जा पाएंगे उनके लिए भी और भी सुविधाएं उन्होंने दी है। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल आपको एक्टिव ड्यूटी जो है जहां भी आवश्यकता होगी वहां पे दी जाएगी। उसका सैलरी हो गया वो सेम रहेगी, सुविधाएं आपको सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अग्निवीर जो हैं उनको जो है कैंटीन से सामान नहीं मिलेगा, उनको इन्फीरियर खाना दिया जाएगा, उनको जो है ख़राब जगहों पे भेज दिया जाएगा। सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल सैनिक या जवान जैसे रहते हैं, जिस रेजिमेंट में उनकी भर्ती होगी, सारा कुछ जो है सिमिलर है, एक ही तरह का। इसमें कोई भेदभाव का स्कोप नहीं है कि आप नई स्कीम से आ रहे, क्योंकि यही स्कीम अंततः सेना में बाकी जवान जो परमानेंट जवान होंगे उनको लेने का माध्यम है। तो इसमें वो लोग किसी भी प्रकार का डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं, उसको जो है किसी भी तरह से
उसको कम नहीं कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को कम नहीं कर रहे हैं। 10th और 12th जो करके बच्चे इसमें जाएंगे, क्योंकि 17.5 से 21 साल तक के का जो है एज का है। अब इसमें क्या है कि जो 10th करके जाएंगे उनको 4 सालों में न सिर्फ 12वीं के समकक्ष एक सर्टिफिकेट मिलेगा, बल्कि उसके 2 साल बाद का भी क्रेडिट्स मिलेंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने लाया है। तो उसके तहत जो है वो उनको मदद उसमें मिल जाएगी, उनको स्किलिंग भी करवाया जाएगा। इसमें ITIs और अन्य तरह की संस्थानों को भी इसमें जो है सरकार जोड़ने की का प्रयास कर रही है। 12th जो पास हैं उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री या उसके इक्विवेलेंट मिलेगी, और मानव संसाधन और शिक्षा मंत्रालय जो है ये लोग देख रहे हैं कि हम कैसे इनके लिए एक नई डिग्री जो है डिज़ाइन करें, और वो बैचलर्स की आपको डिग्री दी जाएगी, ताकि अगर आप मान लीजिए 17.5 में आए तो 21-22 साल में आप बाहर हो जाएंगे, तो आपके पास समय रहेगा और आपके पास डिग्री ऑलरेडी होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा 4 साल तो बर्बाद कर दिया सरकार ने। तो आप उसके बाद जो नौकरी आपको करनी है, जो ग्रेजुएशन बेसिस पे है, कि आपके पास मार्क्स हैं, 40% है, 50% है, जिस भी नौकरी के लिए या जिस भी उच्च शिक्षा के लिए भी आपको जाना है, तो आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस भी हो गया, आपके पास डिग्री भी हो गई, और आप आगे अगर आप में मेधा है तो आप जो है आगे भी जा सकते हैं। आपको कुछ और पढ़ना है, आप पढ़िए। IAS बनना है, बनिए भाई। IAS तो बहुत सालों तक लोग बनते रहते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपका मतलब काट के निकल जा रही है, ऐसा नहीं। और इतना ही अविश्वास है तो फिर आप जाना ही क्यों चाहते हैं? आप पहले ही मान के बैठे हुए कि आप 75% में, आप 25% में नहीं है। खैर, बैंकों से ऋण की सुविधा मिलेगी। आपको जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 31,000 है, उसमें से 9,000 जो है पर ईयर पर मंथ कटता रहेगा, और वो लास्ट में आपको वही एक तरह से पेंशन जिस तरह से मिलता है उसी तरह से सरकार भी अपने तरफ से 9,000 देगी, और ये आपके एक फंड में जाएगा, वो आपको लास्ट में मिल जाएगा। ये मैंने बता ही दिया। आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए तमाम तरह के ऋण उपलब्ध रहेंगे, और सरकार जो आपको देगी। इसमें कुछ लोगों को मैंने देखा यह भी कहते हुए कि उसको आर्मी की ट्रेनिंग मिलेगी कि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग मिलेगी। ये बहुत ही छिछले तरह का तर्क है कि आर्मी में जैसे बस आदमी जाता है उसको कहते हैं हाँ बंदूक लो, उधर गोली मारो। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको लीडरशिप स्किल्स, टीम की स्किल्स सिखाई जाती हैं। आपको एक समूह में, दल में कैसे काम करना है, हर वो चीज़ सिखाई जाती है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, अगर वो बिजनेस बनाना चाहता है, उसमें काफ़ी चीज़ें जो नॉन टेंजिबल होती हैं वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। और 4 साल की ट्रेनिंग में अगर वो उस तरह के इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो इतना डिसिप्लिन्ड हो जाएगा कि वो आगे कोई भी अपने उद्योग धंधा कुछ करना चाहता है तो उसको जो है बढ़ाने में सक्षम होगा। क्योंकि मेरी अगर राय ली जाए तो किसी भी व्यापार की असफलता में एक बहुत बड़ा हाथ होता है इनडिसिप्लिन का। लोग अपनी ही नौकरियों को लेकर अनुशासित नहीं होते। वो काम आरंभ कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि मैं तो बॉस हूँ, मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरह का एटीट्यूड होता है। वो कभी काम करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते हैं। तो कम से कम आर्म फोर्सेज की ट्रेनिंग लेने के बाद अनुशासन का अभाव तो ऐसे लोगों में नहीं ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखिए विवाद किन किन बिंदुओं पर हुआ। बिहार से 2-4 मैं कल ट्वीट देख रहा था, उसमें एक था कि 4 साल के बाद हम बेघर हो जाएंगे। क्या बेहुदा मतलब ये लॉजिक है? मतलब 4 साल में तुमको कौन सा मोदी सरकार घर बना के दे रही है, उसके बाद घर से निकाल दे रही है? तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुमने अप्लाई किया एक नौकरी के लिए जानते हुए कि ये 4 साल के लिए ही है, तो फिर तुम ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि 4 साल के बाद बेघर हो जाएंगे? एक ने कहा कि हमें ट्रेनिंग इतनी कम मिलेगी तो हम देश को कैसे बचा पाएंगे, और उसके पीछे जो ट्रेन जल रहा है। जब तुम ट्रेन जला के आ रहे हो, टायर जला के आ रहे हो, बसों को तोड़ रहे हो, यात्रियों को जो है मार पीट रहे हो जो रेलगाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और उसके बाद तुम ये बोल रहे हो कि हमें कम ट्रेनिंग मिलेगा तो हम देश को कैसे बचाएंगे? तुम ये देश को बचा रहे हो। जो लोग आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, और जो लोग इस तरह के बेहुदे तर्क दे रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में 3 दिन पहले उतरे थे
और उनसे पूछा गया कि तुम क्या करने आए हो, तो बोला कि ईडी मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है और हमें लग रहा है कि राहुल जी बिजली का बिल माफ़ करवाने जा रहे हैं। ये उसी तरह के लोग हैं। ये ना तो अभ्यर्थी है, ना इन्हें मैं राष्ट्र का एक सक्षम युवा मानता हूँ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दंगाई प्रवृत्ति के आदमी हैं। इनमें कोई जात धर्म कुछ नहीं देखा जाना चाहिए। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी के हाथों टूल बनकर रह गए हैं, जिन्हें 10-50 रुपया देकर सड़कों पर उतार दिया जाता है और ये हो करते हुए अपना ही भविष्य खराब करने के लिए उतर जाते हैं। आपको लगता है कि इन लोगों पे अगर एफआईआर हो जाएगी तो इनको नौकरियां मिलेगी? और क्या एक भी बच्चा जो आपने अपने गांव समाज में देखा होगा कि सुबह सुबह उठकर वो दौड़ने जाते हैं, उनको सबसे बेसिक बात ये पता होती है कि अगर हमारा नाम एक भी एफआईआर में आ गया और पुलिस वेरिफिकेशन में हमारे यहाँ से एक भी लाल कलम चल के चला गया तो हमें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इतना अवेयर होते हैं बच्चे। वो हमेशा ऐसी रैलियों से, इस तरह के प्रदर्शनों से हमेशा वो बच के रहते हैं। तो आपको लगता है उनमें से कोई भी इसमें गया होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक जो विवाद बिंदु है तीसरा, वो यह है कि नियुक्तियां जो हैं वो रुकी हुई थी। जो रुके हुए परिणाम है उसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये बात तो है कि 2 साल से कोविड चल रहा था तो उसमें हर चीज़ में डिसरप्शन आया। मतलब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स डिले हुए हैं, बच्चों के बोर्ड डिले हुए हैं, बोर्ड परीक्षा लेने का तरीका बदला है, और इसी में भाग लेने वाले बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त जब परीक्षा हो रही थी तब इस बात पर विरोध कर रहे थे कि हमें जो है और समय मिलना चाहिए, कोविड के कारण हम जो है मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। इस तरह की बातें भी हो रही थी, या हमें कोविड हो जाएगा। आप सरकार की व्यवस्था यहाँ पे समझिए कि वो 2 साल से रुका हुआ था तो उन्होंने सीट की संख्या बढ़ाई है और उन्होंने 2 साल तक कंसल्टेशंस किए हैं आर्म फोर्सेज के लोगों से, सैन्य अधिकारियों से, और उसके बाद ये स्कीम लाई है। कोई भी नया बदलाव आता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत 19-20 होता ही है, और मैं यह जानता हूँ इससे बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुई होगी, लेकिन एक वैश्विक महामारी के बीच हम चल रहे थे और अभी भी थोड़ा बहुत तो है ही, 5% अभी भी चल ही रहे हैं। तो वैसे में सरकार अगर एक योजना लागू करना चाह रही थी तो मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी योजना लेकर आई है, सीटों की संख्या बढ़ी है, एज का रिलैक्सेशन भी दे दिया गया आपको, तब फिर इस पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। अगला जो है चौथा बिंदु है कि 75% युवाओं को निकाल दिया जाएगा, वो अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, उनका समय बर्बाद हो गया। ये बिंदु वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने न तो ऐसे बच्चों को कभी देखा है, ऐसे बच्चों से कभी मिले। जो बच्चा 10th और 12th के बाद सिर्फ दौड़कर, व्यायाम करके सेना का जवान बनना चाहता है, वो बहुत ही जाहिर सी बात है कि वो MBBS का फॉर्म नहीं भरेगा आगे। फिर इसमें आप कह दीजिएगा कि नहीं, बहुत लोगों की आर्थिक मजबूरी होती है फलान, ठीक है, वैसे लोग 5% हैं जिन्हें लगता है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, फीस नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं ये नौकरी कर लेता हूं। लेकिन वो भी यह सोचकर उस नौकरी में नहीं जाते हैं, सेना की नौकरी में, कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगा। उन्होंने अपने आप को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया है, उस अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरी जो भी व्यवस्था है, अब इसमें आपको लगेगा मैं संवेदनहीन हो रहा हूँ, मैं संवेदनहीन नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जवानों की भर्तियों में 99% बच्चे वो होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है। उनके लिए यह सबसे, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके सामने सबसे एक सहज मार्ग दिखता है सरकारी नौकरी को पाने का, एक स्टेबल इनकम पाने का, इसलिए वो लोग उसमें जाते हैं। तो आप लोग ये बकैती बंद कीजिए कि वो डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, इस तरह ये इम्प्रैक्टिकल बात है, ये सिर्फ कुतर्क है, इसका और कोई मतलब नहीं है।
सिर्फ सरकार को या योजना को आपको उसके विरोध में दिखना है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहें तो क्या। तो भाई ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है, उसके बाद जो जो विकल्प हो सकते हैं वो कर सकते हैं। नहीं तो आप ओपन स्कूल का मार्ग खुला हुआ है, इग्नू से आप कोर्सेज कर सकते हैं, आप करते रहिए। अगर आपको MBBS की डिग्री चाहिए तो आप बायोलॉजी और ये सब पढ़ते रहिए, उसके बाद निकलिए, उसके बाद तैयारी कीजिए आप। अगर इतने पे ही अगर आप आ गए, इस तरह के बेकार के तर्क दीजिएगा, तो मेरा उत्तर यही है कि आप समय निकालिए और पढ़िए वहाँ पे। और फिर क्योंकि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, सबको इस तरह से प्लेटर पे नहीं मिल जाता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो लोग सेना में जाते हैं, जवान के रूप में जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो यह सोचकर जाते हैं कि मुझे तो है आगे जब मैं VRS ले लूँगा तो उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगा। ऐसा नहीं होता। एक जो है बिंदु है वो है कि सेना की सैंक्टिटी में सेंध लग रही है, अनुशासन में कमी आ जाएगी और बर्बाद कर देंगे ये लोग आर्मी को। इनमें से अधिकतर लोग वही हैं जो सेना पर हमेशा जिन्होंने सवाल उठाया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल या लालू पुत्र, ये लोग जो है, ये लोग अब बताएंगे कि सेना की सैंक्टिटी क्या है। गलवान में इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए, ये डोकलाम में यही कर रहे थे, ये जब एयर स्ट्राइक हुआ तब इन्होंने सबूत मांगे थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब सबूत मांगे थे। तो ये लोग उसी गैंग के सदस्य हैं, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। एक आता है कि ये बताइए अब सेना की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर दी गई। नहीं, पहली बात यह है कि आपको ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद आप करते रहेंगे, एक दिन आपको फोन आएगा हाँ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। यह आपको पहले ही बताया जा रहा है। और 25% लोगों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है सेना में परमानेंट जवानों की, उनके लिए यह कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी नहीं है, उनके लिए परमानेंट नौकरी है। हमें और आपको यह भी देखना पड़ेगा। आप इस तरह के फर्जी बात मत फैलाइए। अब प्रश्न आता है कि भाई ऐसा किया क्यों जा रहा है, पुराने में ऐसी क्या समस्या थी। देखिए, वैश्विक परिदृश्य जब बदलता है, समय काफ़ी बीत जाता है, तो आप 70 साल पहले के जो पुराने प्रोसेसेज हैं उसी पे आप रिलाय नहीं कर सकते। आपको यह देखना पड़ता है कि क्या हम बदलते समय के साथ अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, हम रिफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। इसमें एक जो मुख्य लक्ष्य है सेना का, वो है कि हम सेना में हमारे पास फिट और युवा लोग, सैनिक जो हैं खास करके जवान, वो अधिक हो और उनका अनुपात 1:1 का हो, बराबर हो अनुभवी बनाम जो है जवान। तो 1:1 का यंग प्रोफाइल, यंग वर्सेस एक्सपीरियंस जो है उसका ये लोग रेशियो अचीव करना चाह रहे हैं, जो कि कोई भी सेना का अधिकारी आपको होगा, जो भी लॉजिकली सोचता होगा, वो यह मानेगा कि आपको जो ग्राउंड पे सोल्जर्स चाहिए वो मतलब वो फिट चाहिए, युवा चाहिए, जिसमें राष्ट्र के लिए या अपनी संस्था के लिए कुछ करने का जोश हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों में नहीं होता, लेकिन फिर भी हम युवाओं को ही क्यों से सेना में भर्ती करते हैं, उसका एक लॉजिक होता है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो युवा लोगों की भर्ती, और चूंकि देश में हम लोग अभी, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको बोला जाता है कि वो हमारा भी यंग प्रोफाइल है पूरे देश का, 50% से अधिक लोग युवा की श्रेणी में आते हैं। तो उसी तरह से हमारे सेना में भी वह रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सेना में आपूर्ति की कमी भी है, डिमांड ज़्यादा है, लोग उस तरह के कम आ रहे हैं। उसके कई कारण हो जाते हैं। उसमें कई बार जो होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लाइजनिंग कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को दलाली चल रहा है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, उसके कारण सही लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक तरह से उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और समय बदल रहा है मैंने जैसा कि बोला, और उसमें फिट लोगों की आवश्यकता है, तो इसलिए भी इसको किया जा रहा है। भर्तियों को आप स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे। एक बेगूसराय में हो रहा है भर्ती, 10 दिन के बाद जहानाबाद में लग रहा है कैंप, फिर बरेली में लग रहा है। इससे क्या होता है कि एक ही युवा बिना टिकट के, और वो उसकी व्यवस्था है, मजबूरी है, वो आज यहाँ की भर्ती में दौड़ने जा रहा है, सप्ताह भर बाद कहीं और कैंप लगेगा वहाँ जाएगा, वो दौड़ता ही रहता है। और इसमें से कई लोगों का मतलब
एक ही जगह आपको जाना है, उसके लिए आप 12 बार, 15 बार, 20 बार जो है दौड़ लगा रहे हैं। हर तरह की भर्ती में आप दौड़ते जा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, लिखित परीक्षा आप कंप्यूटराइज्ड होगी, OMR शीट्स के ज़रिए होगी, और फिजिकल जो है आपको जब आप वो पार कर जाएगा, फिजिकल आपका जो भी है वो ले लिया जाएगा आपके स्थानीय जो भी सेंटर है वहाँ पे। तो इसमें और भी बातें हैं कि दलाली आप सबने सुना होगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा 3 से 5 लाख लोग रुपया देते हैं और कहते हैं कि मेरा हो गया। इसमें अब क्या होगा, मैं बात कर रहा था इस योजना से जुड़े हुए अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि ये एक प्रॉब्लम है और सेना के भी संज्ञान में है, और सेना ने हर बार जब जब उनके पास इस तरह की चीज़ें आई तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। जो ही पता चलता है कि ये ऑफिसर या ये दलाल या इस तरह सेना से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी इसमें जुड़ा हुआ है तो उसको उसी वक्त इमीडिएटली निकाल दिया जाता है नौकरी, सस्पेंशन भी नहीं, निकाल दिया जाता है। हाँ, ये होता है कि दलाल इसमें काम कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक गांव से मान लीजिए कि 10 लोगों ने दिया, उसमें से कह देते हैं कि भाई देखो मैं कोशिश करूँगा, सबका संभव नहीं है, हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। उसका ऐसा तो होता नहीं कि वो बच्चे जो है वो एकदम ही नकारे होते हैं, वो तो हर सुबह बगीचे में जाके, आम का है बगीचा उसमें दौड़ रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं, 4 बजे सुबह से ये काम करते हैं। तो वो तैयार तो होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं जो भी उनके मानदंड होते हैं आर्म फोर्सेस के। उसमें जिनका स्वतः हो जाता है, तो मान लीजिए 10 में 3 का हो गया, वो क्वालिफाई कर गया अपने मेरिट पे, तो उन 3 लोगों का ये पैसा रख लेता है और जिनका नहीं हुआ उसको लौटा देता है। तो उसका कुछ नहीं रहता है, वो खाली नाम देखने जाता है। तो ऐसे भी दलाल होते हैं, तो ये मूर्ख बनाते हैं गांव के लोगों को, और ये भी आर्मी के संज्ञान में है। और धीरे धीरे आर्म फोर्सेज ने वैसे ऑफिसर्स को रिक्रूटमेंट के लिए भेजना आरंभ कर दिया जो एक साफ सुथरी छवि के हैं, जिन पे लांछन नहीं लगाया जा सकता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा हो। तो एक तरह से उनको ज्ञात है, वो इसमें भी वो कर रहे हैं, तो एक स्ट्रीमलाइनिंग कर रहे हैं। फिर है एक कि पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, लोग VRS अधिक ले रहे हैं आजकल, तो उस बिल को भी सरकार जो है कम करना चाहती है, क्योंकि वो पैसा अगर बचेगा जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो सेना के ही मॉडर्नाइजेशन पे, उन्हीं के आधुनिकीकरण पे खर्च किया जा सकता है। बाकी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल पुराने की तरह है, कोई भी भेदभाव या प्रशिक्षण में कमी, इस तरह की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी गलत हैं। अब एक बिंदु आता है कि इससे क्या होगा, समाज को क्या मिलेगा इससे, जो चलाया जा रहा है कि इससे समाज को बहुत फ़ायदा होगा। पहला एक जो ये सेना वाले दे रहे हैं वो, उससे मुझे थोड़ी समस्या है। वो कह रहे हैं कि समाज में अनुशासन आ जाएगा। समाज में बहुत सारे सैनिक पहले से भी हैं, और ऐसा नहीं है कि गांव के अनुशासन का स्तर जो है, गांव में 4-5 सेना में जवान चले जाते हैं उठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहने की बातें हैं, ये उसी एक तरह से एलिटिज़म का रिजल्ट है। वो ब्लडी सिविलियंस जो बोलते हैं उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। समाज में अनुशासन आ जाएगा। गांव का अनुशासन अलग होता है, गांव अपने नियमों से चलता है, और कैंट, स्टेशन, ये सब जो होते हैं आर्म फोर्सेज के, वो अपने नियमों से चलते हैं। दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, एक दूसरा ऐसा नहीं होता है गांव का बच्चा वहाँ जाएगा और पूरे कैंट को जो है वो गांव की तरह जिलाने लगता है। सारे बच्चे तो गांव के ही होते हैं, वहाँ तो वो प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो फिर आर्म फोर्सेज का, उसके डिसिप्लिन का प्रभाव क्यों छोड़ने लगेंगे गांव में? तो ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि 2% इसका प्रभाव पड़ता है, तो सकारात्मक ही है, मान लेते हैं ये भी। तो एक ये है। दूसरा ये है कि जो मुझे लगता है, ये इन्होंने, सरकार ने बताया नहीं, या मुझे नहीं लगता है कि उनका इंटेंशन भी होगा, लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट ये हो सकता है कि जब दंगों की स्थिति होती है तो ऐसे समयों में अगर आपके पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स रहेंगे आपके समाज में, मान लीजिए वो 75% जो है उनमें से बहुत सारे लोग कुछ दुकान कर लिया, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, और उस वक्त वो उपस्थित हैं, तो वो प्रशासन की मदद कर सकते हैं ऐसे समयों में। जब दंगे की घटना हो गई, हिंसक कोई वारदात हो गई, कहीं पे आपको मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, ऐसे समय में जो है NDRF जब तक आएगा या SDRF जब तक आएगा, तब तक आपको एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है या फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्प जो है वो आपके पास तैयार रहेगा। और ये लोग किसी भी आपदा से निपटने के लिए
और भी बेहतर तरीके से सक्षम होते हैं एक सामान्य आदमी के मुकाबले। तीसरा है कि समाज को ये ट्रेन भी कर सकते हैं। जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो आत्मरक्षा के लिए अपने गांव को, अपने समाज को किसी दूसरे तरह के दुर्भावना से जुड़े हुए समुदायों का जो आतंक होता है उससे बचाने के लिए, इसके लिए भी वो जितनी भी मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो दल हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो जागृति के लिए, समाज को सुधारने के लिए, राष्ट्र को सुधारने के लिए जो भी इस तरह के कार्य करते हैं, तो उनके लिए एक एसेट की तरह साबित होंगे कि आपके गांव घर में 10-15 लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जो इस तरह की घटनाओं को हैंडल करने के लिए बाकी युवाओं को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। अब एक बिंदु आता है बुजुर्ग जनरलों की राय। ये बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि क्या आप, अजीत भारती क्या परमवीर चक्र विजेता है, उसको ज़्यादा जानकारी है। ये कल मैंने एक लेख लिखा था तो उसके ऊपर इस तरह के भी आ रहे हैं। हालांकि ये लोग टुच्चे हैं, मतलब मेरी कम से कम सेना की जानकारी ऐसे लोगों से तो अधिक ही है। अब मेरी स्कूलिंग हुई है सैनिक स्कूल में, तो थोड़ा बहुत तो मैं उनसे तो 1% ज़्यादा ही जानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अब जो है बुजुर्ग जनरल जो है, जो भी इसके विरोध में है, वो बहुत ही सामान्य सी भावना होती है बुजुर्ग लोगों के साथ कि हर पिछली पीढ़ी को नई वाली पीढ़ी जो मूर्ख लगती है। उनको लगता है कि हमारे ज़माने में तो ये होता था, हम जो सोच रहे हैं वही सही है क्योंकि हमारे पास अनुभव है। ये नई पीढ़ी के अनुभवों को बिल्कुल भी स्वीकारने में एकदम भी नहीं। ये बोलेंगे नहीं, गाना तो यार तब का था, शास्त्रीय संगीत जो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिख दिया, वो ना तो आज के बदलते समाज को देख पाते हैं, ना ही उससे सामंजस्य बिठा पाते हैं, ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये भी है, जो बुजुर्ग जनरलों की राय है उसमें यह भी है कि अधिकतर जो है, मतलब सारे नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो फिर वही कांग्रेसी और वामपंथी विचारधारा के साथ अपने आप को अलाइंड पाता है। तो इस तरह, और आजकल राय जो है बुजुर्ग जनरलों की खास करके, वो इतनी आम हो गई है कि अब इनको कोई सीरियसली लेना नहीं चाहता। हर दिन टीवी पर ये लोग जो आर्मी के या नेवी के, एयरफोर्स के यूनिफॉर्म का, इंसिग्निया का, उनके कैप्स का दुरुपयोग करते हैं। ये नॉर्मल डिबेटों में बैठ के और कुछ भी बोलते हैं और अपने रैंक का दुरुपयोग करते हैं, अपने यूनिफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं, अपने पीछे जीते हुए मेडल और ये सब लगा के बैठते हैं ये लोग। तो मुझे तो ऐसी समस्या इन लोगों से इसी स्तर पे है कि आप जो भी लिखते हैं, आप 5 मिनट्स टू फेम टाइप की बात है कि फलाने जनरल ने कहा, ढिकाने जनरल ने कहा, और आपका नाम लेके छाप के और टीआरपी जो है कमाया जा रहा है। तो इसके लिए भी होता है। हमें यह देखना होगा कि सैन्य परिदृश्य जो है, सामरिक परिदृश्य जो है, वो पिछले 70 सालों में कितना बदला है, और उसके बदलने का पेस जो है, एक्सेलरेशन जो है, वो पिछले 10 साल में कितना बदला है। आप यहाँ पर एक ऑर्डर देते हैं कि हमको रफाल चाहिए, ये फलाने श्रेणी का फाइटर जेट है, पता चलता है कि उसके अगले जनरेशन का फाइटर जेट जो अमेरिका बना चुका है, और आपको जब तक डिलीवरी मिलेगी आप एक जनरेशन पीछे होंगे। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, इतनी तेजी से आपके वार के फ्रंट डेवलप हो रहे हैं नए नए, और आप चाहते हैं कि सेना में नए लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि भाई आपको मोदी पसंद नहीं है, या आपको लगता है कि ये जो योजना आई है वो मेरे पिताजी जो घास काटते वक्त उनको बीच में गैप मिला तो सोचे कि मोदी को एक मैसेज कर देते हैं, अग्निवीर स्कीम ला दो। आपको नहीं लगता कि इसमें भी जनरल्स ही इन्वॉल्व थे, सर्विंग जनरल्स? अभी जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी राय दी है, और तीनों सेना के जनरल जो है इसमें इन्वॉल्व है। जनरल और बाकी लोगों से राय ली गई होगी। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि मोदी के ब्यूरोक्रेट्स ने ये सब कर दिया, मतलब सेना के लिए ब्यूरोक्रेट्स योजना बना रहा है और सेना वाले मान भी ले रहे हैं। तीसरा बिंदु जो है वो है कि हम एक, जैसा कि जनरल रावत ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, और उसके लिए हमें
मतलब ये 0.5 वाला जो आंतरिक हिंसा का जो साइकिल चला हुआ है और आजकल हर शुक्रवार को हो रहा है, उससे भी लड़ने के लिए आपको समाज में सैनिक एप्टीट्यूड वाले लोग चाहिए। ये जो 75% लोग जो बाहर आएंगे उनमें से बहुतों को ठीक है, फिर से मान लीजिए 25% अन्य सैन्य बलों में, सुरक्षा बलों में, ये सब में, अर्धसैनिक बलों में चले गए, पुलिसिंग में चले गए, लेकिन बाकी लोग जो बचेंगे तो समाज का आपका कंपोजिशन उस तरह से होना चाहिए कि वो लोग अवेयर रहें कि कहाँ पे किस तरह की आपराधिक गतिविधि चल रही है, और वो कम से कम जो स्थानीय प्रशासन है उनसे मिलकर रहेंगे, उनमें सामंजस्य बना रहेगा, तो आप कई आने वाली हिंसक घटनाओं को आप टाल सकते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस कारण भी यह जो है आवश्यक है। अब मुझे यह योजना उचित क्यों लगती है, मैं इसका पक्ष क्यों ले रहा हूँ? पहली बात तो यह है कि वामपंथी सब रो रहे हैं, तो वामपंथी जब विलाप करते हैं, रुदन करते हैं, तब आप मान के चलिए कि वो योजना बहुत ही सही होगी समाज के लिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस, राजद, ये लोग विरोध में हैं, तो इससे भी साबित हो जाता है कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया होगा। तीसरा बिंदु जो है वो यह है कि हमारी सेना के जनरलों ने बनाया है। सीधा आंख मूंद करके हम विश्वास कर सकते हैं। हमने एयर स्ट्राइक पे विश्वास किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक पे किया था, हमने गलवान में विश्वास, हमने जब बाकी समयों पर अपनी सेना पर विश्वास दिखाया है, तो हमें इस पर भी उन्हें जो है बेनिफिट ऑफ डाउट का कह लीजिए, या जो भी आपको कहना है वो आप दिखाइए। नए समय में पुरानी पद्धतियों को अपग्रेड करना ही चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप यह मानेंगे कि 70 सालों में कुछ बदलाव ही नहीं आए हैं और हमें जो है मतलब पूरी दुनिया में कुछ और चल रहा है, हम जो है उसी तरह से अंग्रेजों ने जो बनाया रूल हम उसी से चलते रहेंगे। भारत ने कुछ नया नहीं किया है। इजराइल है, अमेरिका है, चीन है, कई जगहों पे इस तरह की योजनाएं हैं प्रचलन में। ये लोग अपनी सेना को, अपने राष्ट्र को अपनी सेवाएं देते हैं कुछ साल के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके बाद वो अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपना जीवन जो है एक नॉर्मल सिविलियन की तरह वो जीते हैं, जिनमें सैनिकों का एप्टीट्यूड होता है, और वो ऐसे मौक़ों पर जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है कि हाँ ये सैनिक है, ये ट्रेंड है, ये आपदा में हमारी अधिक मदद कर सकता है, तो उनको उस तरह से देखा जाता है। आग लगाने वाले जो लोग हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। इसमें मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अग्निवीर की जगह भारत सरकार कोई भी योजना लाती, मोदी सरकार, तो उसका विरोध होता। अगर ये बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं ना कि नहीं ये 4 साल का क्या है, इस तरह की चीज़ें, अगर इस पर विरोध नहीं होता तो भर्ती की संख्या पे होता कि मोदी ने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, तो ये इतनों को ही क्यों दे रहा है, 40,000 लोगों को ही क्यों ले रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है, इस तरह की बातें होती। वो भी मोदी मान लीजिए 2 करोड़ का भी कह देता ना, तब ये लोग बोलते कि नहीं, जितना प्रोपोर्शन है इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, सबको नौकरी क्यों नहीं देता। तो इसका कोई अंत नहीं है। फिर सैलरी पे होता कि 31,000 ही क्यों दे रहा है, उनको 60,000 क्यों नहीं देता, वो सैनिक है, हमारे लिए जान दे रहे हैं, इस तरह की बातें होती। और ऐसे लॉजिक पे आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कोई कह दे कि सैनिक है, उसकी जान की कीमत मात्र 31,000 प्रति महीने है, इसका कोई उत्तर नहीं है। यह सिर्फ बकैती के लिए इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। ये भी नहीं होता तो कहते कि अरे ये तो कांग्रेस की योजना है, मोदी ने तो खाली नाम बना के अग्निवीर कर दिया है। हर बार ये लोग आग लगाने वाले लोग जो है ये राजनीति से प्रेरित हैं, और मैंने जितने लोगों से बात की है, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन था एज रिलैक्सेशन का, वो सरकार ने दे दिया है, और बाकी लोग ये जानते हुए उसमें फॉर्म भरेंगे कि ये 4 साल के लिए है। 75% लोगों के लिए अन्य विकल्प दिए गए हैं, वो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनको यूपीएससी की नौकरी करनी है, आईएएस बनना है, वो सारा विकल्प उनके लिए खुला हुआ है। तो ये मेरी जो समझ से और बाकी सैन्य अधिकारियों से बातचीत के बाद जो मेरी समझ बनी है वो मैंने आपको बताया है। आशा है कि आपकी समझ में थोड़ा सा विकास हुआ होगा, उसमें कुछ मैंने जोड़ा होगा। कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।